जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड पार्ट 1 मतलब भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार भाग 1। तो आपको बता दें आपके पैट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही आपके बाकी एग्जाम के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, विच सॉइल हैज डेवलप्ड ऑन बासॉल्ट रॉक मिनरल्स मतलब बेसॉल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है। तो आपका ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, एलुवेल सॉइल जिसे हम जड़ोल का शुभ्रता करते हैं, रेड सॉइल या लेटराइट सॉइल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल मतलब काली मृदा। तो आपका जो बेसॉल्ट की चट्टान खनिज है वो ब्लैक सॉल्ट से बनी है। आप देख सकते हैं ये ब्लैक सॉल्ट की फोटो है। आपको बता दें ब्लैक सॉल्ट जो आपकी है जिसे हम काली मिट्टी और बेसॉल्ट चट्टान से प्राप्त होती है जो उन्हें काला या भूरा रंग देती है। और यह मिट्टी की सामग्री से बना होता है, बहुत ही महीन होता है। काली मिट्टी अपनी नमी धारण करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। बेसाल्ट चट्टानों का मौसम, पानी, हवा और उसमें मौजूद आयरन के ऑक्सीकरण जैसे कोई कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सॉइल हैज evolved from the water and tear of the oldest altered rock like granite, gneiss and schist मतलब ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट जैसी प्राचीनतम परिवर्तित चट्टानों को टूट फूट से किस मृदा का विकास हुआ है। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी रेड सॉइल। जी हाँ, रेड सॉइल से ही आपका क्या हुआ, आपकी ओल्डेस्ट सॉइल से ही बने हुए हैं सब सारे सामान। ठीक है, चलिए आप बता दें रेड सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ ग्रेनाइट एंड जीनीस एंड क्रिस्टलिन रॉक्स मतलब जो लाल मिट्टी है ग्रेनाइट, नीस और क्रिस्टलिन चट्टानों के अपक्षय के कारण बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम पौधों के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो आपके 4 ऑप्शन रखें, इसमें सही आंसर बताना आपको। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी ह्यूमस। जी हाँ, आपको जो पौधे के लिए जो सभी पोषक तत्व है वो प्राप्त होते हैं ह्यूमस से। ठीक है, जैसे ये आप फोटो देखते हैं, ये आपकी सॉइल लेयर्स हैं, इसमें आपके ह्यूमस होते हैं, जब पुअर इन ह्यूमस, रिच इन ह्यूमस, जो आपका जो होता है मिलर्स आपको कहाँ से कहाँ यहीं मिलती है आपको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिच ह्यूमस कहाँ पे होता है, यहाँ पे लॉट्स ऑफ ह्यूमस आपके हॉरिजन टॉप्स पे होते हैं और इन पे हॉरिजन ऑर्गेनिक पे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको जो ह्यूमस है उसके कंटेंट होता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर। वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों को बढ़ाने के काम आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को पौधों को बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये उसमें पाया जाता है ह्यूमस के अंदर। ह्यूमस ऑल्सो गिव्स सॉइल दी नेसेसरी स्ट्रक्चर मतलब ह्यूमस क्या होता है कि मिट्टी को आवश्यक संरचना और एक उखड़ी मतलब उखड़ी और ढीली बनावट भी देती है ताकि ऑक्सीजन जो है उसके अंदर से आराम से ट्रेवल कर सके, मतलब पौधों को जड़ों तक आराम से पहुंच सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स मतलब जैव उर्वरक का क्या कार्य है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर बताना आपको। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव आपका सही आंसर मतलब इसमें सारे आएंगे। फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक फेरिक नाइट्रोजन, मेकिंग फॉस्फोरस सोल्यूबल, हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फॉस्फोरस को घुलनशील बनाना, पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता, ये सभी काम आपके होते हैं किसके, बायो फर्टिलाइजर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये मैंने आपको ये बता दिया पहले, आप भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कलाइन सॉइल इंप्रूवर इज क्षारीय मृदा सुधारक है। तो आपके 4 ऑप्शन रखें, इसमें से आंसर आप बताना है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी जिप्सम। जी हाँ, जिप्सम होता है आपका एल्कलाइन सॉइल इंप्रूवर। तो आपके ये देखो जिप्सम के ऑप्शन दे रखे हैं, आप ये पढ़ सकते हैं फोटो के अंदर। और आपको बता दें जो जिप्सम है उसका उपयोग सदियों से क्या नाम सोडियम
अफेक्टेड सॉइल में सोडियम से प्रभावित मिट्टी को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब तो आपको समझे दोबारा से अफेक्ट में लाने के लिए, रिक्लेम उसकी जो सॉइल की अफेक्टनेस है उसे रिक्लेम करने के लिए लाने के लिए ये इसका यूज़ किया जाता है। किसका? जिप्सम का। तो कैसे क्या होता है? ये प्रभावी है क्योंकि इसमें मिट्टी के पीएच की प्रवाह किए बिना अच्छी घुलनशील मिलता है। तो इससे क्या, पीएच के बिना, पीएच वैल्यू देने बिना ही ये बहुत अच्छा घुल जाता है। किसके अंदर? मिट्टी के अंदर घुल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन गोल्ड एंड फूल्स गोल्ड आर रिस्पेक्टिवली गिवन इन दी एनालॉगी ऑफ, मतलब हरा सोना तथा झूठा सोना क्रमशः किसकी उपमा प्रदान की गई है? तो आपके ऑप्शन देखें 4, इसमें से आंसर आपका है ऑप्शन सी, ओपियम एंड पायरेट्स। जी हाँ, ओपियम पायरेट्स आपकी जो है एनालॉगी दे रखी है किसकी? ग्रीन गोल्ड की और फूल्स गोल्ड की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुज नेम इज रेंगूर, मतलब रेंगूर किसका नाम है? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आंसर आपको देना है। तो आंसर आपका है ऑप्शन सी, ब्लैक सॉइल। जी हाँ, ब्लैक सॉइल का ही नाम है रेंगूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज एसेंशियल इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो देखें, तो इसमें आंसर आपका है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। जी हाँ, मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? जो क्लोरोफिल की संरचना के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताया मैंने, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में मैग्नीन परमाणु वो मैग्नीज जो होती है उससे परमाणु जुड़ी हुई होती है, एक पॉर्निफेरिन रिंग बनाती होती है और एक तत्व को हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक भी है। ठीक है, क्लोरोफिल से संश्लेषण के दौरान महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरा उत्तर, मतलब पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व आयरन और मैग्नीज है। ठीक है, तो मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है कि फॉर सिंथेटिक ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स द एलिमेंट्स नीडेड आर आयरन एंड मैग्नीशियम। मतलब प्लांट्स को क्या चाहिए? क्लोरोफिल के लिए चाहिए क्या चाहिए उन्हें? आयरन और मैग्नीशियम चाहिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज जनरली लैकिंग इन इंडियन सॉइल, मतलब भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का आभास पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। जी हाँ, जो इंडियन सॉइल में उसमें नाइट्रोजन की कमी बहुत पाई जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा था। वो 97% आपकी डेफिशिएंट, मतलब कमी पाई जाती है किसमें? इंडियन सॉइल्स के अंदर। ठीक है, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, और सफिशिएंटी मतलब होता है कितनी होती है। तो 3% नाइट्रोजन होती है हमारे सॉइल्स के अंदर और 97% नहीं होती है। तो इसलिए हमारे यहाँ किस चीज़ से ज़्यादा कमी होती है? नाइट्रोजन की। सेकंड नंबर पे इसकी होती है, सेकंड नंबर देखिए है तो ऑर्गेनिक कार्बन की, और थर्ड नंबर पे फॉस्फोरस की, और फोर्थ नंबर पे पोटेशियम की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया इज, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं, एलुवियम मिट्टी जिसे कहते हैं ना, उसे सबसे बड़ा हमारे पास क्या है? लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, जलोढ़ मिट्टी आप देखते हैं ये बहुत ज़्यादा लंबी फैली हुई है। ठीक है, तो आपने दे भी रखा है यहाँ पे। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी जिसे हम रेंगूर मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को हम क्या भी कहते हैं? काक मिट्टी भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? काम मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। और सारी शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ भी होती हैं। लवणीय को हम क्षारीय मिट्टियाँ भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप मैप देख रहे हैं ना, ये मैप बताए कहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, ध्यान से देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया, जो एल्यूवल सॉइल्स आर फाउंड इन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाती है लार्जेस्ट एरिया में इंडिया के अंदर। अबाउट 40% जो होती है टोटल एरिया का, वो इसने अकेले नहीं घेर रखा है। ठीक, और ये जो आपकी ये इस सॉइल में क्या होता है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेंट बहुत लो होता है। तो आप ये रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ विच फर्टिलाइजर, मतलब किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर,
पोटाश या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, पोटाश। जी हाँ, पोटाश के लिए हम सबसे ज़्यादा निर्भर हैं किसके? इंपोर्ट्स के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन इज यूज्ड एज अ सॉइल इम्प्रूवर, मतलब ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है क्लोराइन, सिलेक्शन लाइम, जिप्सम या वर्मी कंपोस्ट। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, जिप्सम। जी हाँ, जिप्सम का यूज किया जाता है किसके? सॉइल इम्प्रूवर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट रिज CSR43 वैरायटी, मतलब नवीनतम रिजी CSR43 किसके किस्म है? तो आपका ऑप्शन है स्लेव, वीट, राइस, मैंगो। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, राइस। तो CSR है ना, ये 43 है किसकी? एक राइस की वो है वैरायटी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ बाम्बू इन दी वर्ल्ड, मतलब बांस के उत्पादन में संसार में भारत का क्या स्थान है? तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, सेकंड। जी, हम सेकंड नंबर पे आते हैं बेम्बू प्रोडक्शन में। ठीक है, आप देखते हैं इंडिया का सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में होता है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर उड़ीसा में। ये पूरे मैप देखा, आप मैप में देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी प्रोडक्शन होती है भारत के अंदर बेम्बू की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताते हैं आपको कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कल्टीवेटर है बेम्बो का आफ्टर चाइना, मतलब चाइना सबसे ज़्यादा है। लगभग आपको बता दें कि 136 स्पीसीज होती हैं, मतलब प्रजातियाँ होती हैं इनकी, और 23 जो है जेनरा होते हैं, जो फैले हुए हैं कितने? 13.96 मिलियन हेक्टेयर के अंदर फैले हुए हैं। और आपको बता दें जो मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, मतलब केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार आपको बता दें भारत का जो वार्षिक बांस उत्पादन जो है, इंडिया का जो एनुअल बैम्बू प्रोडक्शन है वो लगभग है कितना? 3.23 मिलियन टन्स। तो हम 3.23 मिलियन टन्स हम बैम्बू प्रोड्यूस करते हैं पर ईयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड इज वर्किंग अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर आता है हमारा क्या? फूड एंड सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज अंडरस्टूड एज, भारत में कृषि को समझा जाता है। तो आपका ऑप्शन है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जीविकोपार्जन का साधन, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, बिजनेस मतलब व्यापार, इंडस्ट्री मतलब उद्योग। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जीविकोपार्जन का साधन माना जाता है किसको? कृषि को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर इज, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादन का कारण है। तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ये सारे कारण हैं जिसके कारण भारत में सबसे कम प्रोडक्टिविटी होती है। क्या? द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर पीपल इन एग्रीकल्चर वर्क देन नेसेसरी, मतलब आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, मतलब जोत का छोटा कार होना, और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। ये सभी कारण हैं कि हमारे यहाँ के भारत में जो उत्पादन है कृषि में वो कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इरीगेटेड एरिया इन इंडिया इज कल्टिवेटेड इन, भारत में सिंचित क्षेत्र से सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो आपका ऑप्शन है शुगर केन, पैडी, कॉटन, वीट। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, शुगर केन। जी हाँ, शुगर केन की सबसे ज़्यादा खेती होती है किसमें? सिंचित क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन इन पेनिनसुलर इंडिया इज, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन है। तो आपका ऑप्शन है कैनाल मतलब नहर, वेल मतलब कुआं, पॉन्ड मतलब तालाब, और अदर मतलब अन्य। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, पॉन्ड। जी हाँ, जो तालाब है वो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स माने जाते हैं किसके? सिंचाई के लिए, किसमें? प्रायद्वीपीय भारतीय मतलब पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी इज नोन बाय,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशंस इट मेड, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित से किस योगदान से जाना जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और फूड सप्लाई, मतलब खाद्यान्न आपूर्ति। ये सभी आपके मेन होते हैं किसमें, आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन दी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, मतलब भारतीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ऑयल सीड्स, वीट, राइस, पल्सेस, मतलब तिलहन, गेहूं, चावल, दलहन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, ऑयल सीड्स। जी हाँ, ऑयल सीड्स हमारे किसके अंडर नहीं आते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बता दें आपको, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसके अंडर आप क्या क्या आते हैं। तो ये मतलब कब लाया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी लाया कब गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब लाया गया था, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं NFSM। तो ये लाया गया था आपका 5th ईयर प्लान था उसके अंदर लाया गया था। और उसके अंदर 5 कंपोनेंट रखे थे, मतलब राइस कौन राइस रखे थे, वीट रखे थे, पल्सेस रखे थे, क्रॉस क्रील्स रखे थे, और क्या कमर्शियल क्रॉप्स रखी थी। ठीक है, ये क्रॉप्स क्रील्स मतलब क्या होगा आपका, मोटे अनाज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दी इनऑर्गेनिक पॉल्यूएंट्स कंटेमिनेटिंग ग्राउंड वाटर, मतलब भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। तो आपका ऑप्शन है बैक्टीरिया, एलगी, आर्सेनिक, वायरस। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, आर्सेनिक। जी हाँ, आर्सेनिक जो है भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण है। तो आप कह सकते हैं ये इनऑर्गेनिक पॉल्यूंट्स आपके दे रखे हैं। ठीक है, आइए पढ़ सकते हैं, आपके काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरलॉग प्राइज इज गिवन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक फील्ड, मतलब बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन है मेडिसिन, मतलब औषधि, स्पेस रिसर्च, मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान, न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब परमाणु भौतिकी, और ऑप्शन डी आपका है एग्रीकल्चर साइंस, मतलब कृषि विज्ञान। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर साइंस। जी हाँ, एग्रीकल्चर जो है कृषि विज्ञान के अंदर ये आपका बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। ये आप फोटो दे सकते हैं बोरलॉग पुरस्कार की। और आपको बता दें जो बोरलॉग पुरस्कार है वो एक फर्टिलाइजर कंपनी है उसके द्वारा, जिसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल, उसके द्वारा इसका वो क्या नाम है, इसके योगदान किया गया था, स्टार्टिंग की गई थी। और किस लिए की गई थी ये, आउटस्टैंडिंग इंडियन साइंटिस्ट फॉर देयर रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, मतलब जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन योगदान दिया है, उनको पुरस्कार करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता था। आप बता दें ये अवार्ड पहली बार दिया गया था 1972 में। ये बनाया गया था, किसके नाम पे बनाया गया था, तो नॉर्मन ई के नाम पे बनाया गया था। ठीक है, ये कौन है नॉर्मन ई, नॉर्मन ई हमारे कौन है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है। तो आपका ऑप्शन है यूएसए, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, चाइना। जी हाँ, चाइना सबसे ज़्यादा फ्रूट्स का प्रोडक्शन करता है। आप देखते हैं नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है, थर्ड नंबर ब्राज़ील, फोर्थ नंबर पे यूएस और फिफ्थ नंबर पर टर्की है। ठीक है, तो आप बताएं चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है, कितना फ्रूट प्रोड्यूस करता है पर ईयर, तो लगभग 242.79 मिलियन मैट्रिक टन्स फूड प्रोड्यूस करता है पर ईयर चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ दी हार्मफुल वायरल डिजीज दैट अकर इन सिट्रस फ्रूट्स, मतलब सिट्रस फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सही आंसर बताना है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, टिस्ट्रेजा। ठीक है, टिस्ट्रेजा जो आपकी है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है किसमें, हार्मफुल वायरल डिजीज पाई जाती है किसमें, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बता दें आपको, जो आपका है क्या नाम है टिस्ट्रेज डिजीज, ये कब होता है, इसके कॉज क्या कारण होते हैं। तो आपका होता है इन्फेक्शन ऑफ CTB ऑन डिफरेंट सिट्रस स्पीसीज सच एज स्वीट ऑरेंज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अंगूर में, मैंड्रिन में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, नींबू के अंदर
ये नींबू पर सिटिवी के संकरण के कारण होता है। ठीक है, जो खट्टे नारंगी या नींबू से प्राप्त जो क्या नाम आपके होते हैं रूट स्टॉक होते हैं से प्रचारित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है मैंगो, पपाया, लीची, सपोटा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए मैंगो। जी हाँ, मैंगो में पाया जाता है सबसे ज़्यादा क्या विटामिन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंगो इज द ओरिजिन ऑफ विच कंट्री, मतलब आम किस देश का मूलज है। तो आपका ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर बताना आपको। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी इंडो बर्मन। जी हाँ, इंडो बर्मन सब कॉन्टिनेंट में आपका जो माना जाता है क्या ओरिजिन ऑफ द मैंगो, मतलब आम का मूलज जो देश माना जाता है क्या इंडो बर्मन माना जाता है। ठीक है, जैसे द फोर्टेड हिमालयास ऑफ साउथ एशिया, मतलब इंडिया, बर्मा और अंडमान आइसलैंड जो आपके हैं और बे ऑफ बंगाल है, ये यहाँ पे ये मतलब ये माने जाते हैं कि ये ओरिजिन है आपकी किसकी मैंगो की। आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है, अच्छे से समझा रखा आपको, ये पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फ्रूट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी, मतलब विटामिन बी का धनी स्रोत कौन सा फल है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर बताना है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए केश्यू नट्स, मतलब काजू। काजू सबसे ज़्यादा रिच फ्रूट माना जाता है कौन से, इसमें विटामिन बी के लिए माना जाता है। ठीक है, ये ड्राई फ्रूट है ये, और विटामिन बी सबसे ज़्यादा इसी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं इस बारे में। चलिए आगे बढ़ें। दी बाथरूम फ्रूट इज, बाथरूम फल है। तो आपका ऑप्शन है पपाया, बनाना, मैंगो, गुआवा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी मैंगो। जी हाँ, मैंगो को ही हम क्या कहते हैं बाथरूम फ्रूट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको बता दें, जो हमारे दिग्गज डॉक्टर थे MS रंधावा, उन्होंने एक बार ब्रिटिश की अंग्रेजों के ब्रिटिश एक बार लिखा था कि अंग्रेजों ने भारतीय को फर्श पर बैठकर और आमों को चूसते हुए उनकी कोहनी से रस बहते हुए देखना पसंद नहीं किया। वे अक्सर इसे बाथरूम फल के रूप में संबोधित करते थे। मतलब जो अंग्रेज थे इसे हमेशा क्या कहते थे, क्या नाम है बाथरूम फ्रूट कहते थे। क्यों? क्योंकि जो इंडियन हम लोग आम खाते थे वो चूसे खाते थे। तो जो क्या बच्चे चूस खाते तो क्या है वो रस उसका निकलता है तो वो हाथों में फैलता हुआ आपका कोहनी तक आता, कोहनी से वो नीचे टपकता था। तो इसलिए वो अपने बहुत गंदा लगता था। तो इसलिए हमेशा वो ब्रिटिश क्या कहते थे बाथरूम फल कहने लगे थे उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड्स, मतलब धान की खेती से कौन सी गैस निकलती है। तो आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, सल्फाइड। तो ये सल्फाइड है, ये डी नहीं है, एस होनी चाहिए, ये गलती से डी हुआ है। ठीक है, चलो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी मीथेन। जी हाँ, मीथेन सबसे ज़्यादा रिलीज होती है किसमें, धान की खेती से। ठीक है, और आपको बता दें जो धान की खेती में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस रिलीज होती है कौन सी, मीथेन गैस रिलीज होती है। आपको बता दें कि जो मीथेन गैस है वो बहुत ज़्यादा क्या नाम है मोर डेंजरस है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब कितनी 30 टाइम्स मोर डेंजरस है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। और आपको बता दें मीथेन का जो राइस का जो कंट्रीब्यूशन होता है मीथेन प्रोड्यूस करने में वो 1.5% होता है टोटल ग्लोबल गैस इमिशन में से। तो आप समझ लीजिए 100% अगर मीथेन गैस ग्लोबल गैस इमिशन होती है उसमें 1.5% किसका, मीथेन का हिस्सा है। मीथेन का हिस्सा है जो कि चावलों से आता है। जो चावलों से गैस रिलीज होती है उस गैस को, वो गैस कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। और ये 1.5% है टोटल गैसेस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।